स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल कंपनी के फाउंडर है, जो कि वो एक बहुत क्रिएटिव लीडर थे। उनकी जो 50 साल की सक्सेस फेलियर की लर्निंग्स थी वो आप 15 मिनट में उनके स्पीच के माध्यम से सीख पाओगे क्या? वेल, इसका जवाब है हाँ। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी और उनमें उन्होंने उनके जीवन के उतार चढ़ाव के लर्निंग्स को 15 मिनट में 3 कहानियों के माध्यम से बताया था। ये स्पीच इंग्लिश में थी, इसलिए बहुत लोगों ने नहीं सुनी होगी, पर हमने इस स्पीच को हिंदी लैंग्वेज में एकदम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। ये सारे शब्द स्टीव जॉब्स के हैं, मैं तो बस आवाज देके उसे आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो चलो स्पीच को शुरू करते हैं। धन्यवाद। आज दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालय में से एक में आपके दीक्षांत समारोह में आपके साथ उपस्थित होना मेरे लिए सम्मान की बात है। सच कहूँ तो मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ हूँ और ये वो क्षण है जब मैं पहली बार किसी कॉलेज ग्रेजुएशन के समारोह के इतने नजदीक तक पहुँचा हूँ। आज मैं आप सभी को अपने जीवन की 3 कहानियाँ बताना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 कहानियाँ। पहली कहानी है डॉट्स कनेक्ट करने के बारे में। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीने के अंदर ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद भी मैं लगभग 18 महीने तक वहाँ आता जाता रहता था। उसके बाद में मैंने वास्तव में कॉलेज छोड़ दिया। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? मेरे जन्म से पहले इसकी शुरुआत हो गई थी। मुझे जन्म देने वाली माता एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले, लेकिन इसी के साथ वो ये भी चाहती थी कि जो भी मुझे गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट जरूर हो। और इस प्रकार पहले से ही सब कुछ सेट था। मैं एक वकील और उसकी पत्नी के द्वारा अडॉप्ट किया जाने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया, लास्ट मिनट पर उन्होंने अचानक अपना डिसीजन बदल लिया और उन्होंने कहा कि उन्हें तो एक लड़की चाहिए थी और इसलिए आधी रात को मेरे माता पिता को कॉल किया गया, जो कि वेटिंग लिस्ट में थे, जिसमें उन्हें बताया गया कि हमारे यहाँ एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहते हैं? उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है, और इसलिए उन्होंने गोद लेने के अंतिम कागजात पर साइन करने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ ही महीने बाद जब मेरे माता पिता ने वादा किया कि हम इसे कॉलेज जरूर भेजेंगे, और फिर मुझे अडॉप्ट लिया गया और इस तरह मेरे जीवन की शुरुआत हुई थी। और 17 साल बाद में मैं कॉलेज के लिए गया, लेकिन मैंने नादानी से एक ऐसा कॉलेज चुन लिया जो स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा था और मेरे मजदूर वर्ग के माता पिता की सारी बचत मेरी कॉलेज की फीस पर खर्च हो रही थी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई में कोई मूल्य नजर नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ और कोई आइडिया नहीं था कि कॉलेज मुझे ये जानने में कैसे मदद करेगा अपने जिंदगी में कुछ करने के लिए। और यहाँ मैं अपने माता पिता द्वारा जीवन भर बचाई गई सारी कमाई पढ़ाई में खर्च कर रहा था। इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ने का डिसीजन लिया और भरोसा किया कि सब ठीक हो जाएगा। उस टाइम यह डिसीजन मुझे काफी डरावना लग रहा था, लेकिन जब बीते समय को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यह मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। वो कैसे, मैं अभी बताता हूँ। जिस समय मैंने पढ़ाई छोड़ी, मैंने उस क्लासेस में जाना बंद किया था जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और मैं सिर्फ उन्हीं क्लासेस में जाता था जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। और ये सब कुछ करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था। इसलिए मैं दोस्तों के कमरे में जमीन पर सोता था। मैं कोक की बोतलें लौटाकर 5 सेंट जमा करता था, जिसमें मैं खाना खाता था, और मैं हरे कृष्ण मंदिर में एक बार अच्छा भोजन खाने के लिए हर संडे की रात को शहर में 7 मील पैदल चलकर जाता था, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और अपनी जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करते हुए मैंने जो कुछ भी पाया वो बाद में अमूल्य साबित हुआ। उस समय रीड कॉलेज शायद देश में सबसे अच्छी जगह थी जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल पर बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया जाता था, क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूंगा और इसे अच्छी तरीके से सीखूंगा। मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षर के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा, तथा ये भी सीखा कि किस प्रकार महान टाइपोग्राफी को महान बनाया जा सकता है। यह सब कुछ बहुत सुंदर था, ऐतिहासिक था और इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था, और ये सभी मुझे बहुत ही आकर्षक लगा। उस समय मेरा ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि मैं इन चीजों का प्रयोग कभी अपने जीवन में करूंगा। लेकिन 10 साल बाद जब हम अपना पहला मैकिंटोश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे तो यह सब मुझे याद आया और हमने मैक में यह सब बनाया। ये बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में ही प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होते, और क्योंकि विंडोज ने मैक की कॉपी की है तो दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। यदि मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी होती तो पर्सनल कंप्यूटर में शायद वो अद्भुत टाइपोग्राफी नहीं होती
जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य को देखकर इन डॉट्स को जोड़ना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे सब कुछ क्लियर नजर आता है। आप आगे देखकर डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको उन्हें केवल पीछे देखकर ही करना पॉसिबल है। इसलिए आपको भरोसा रखना होगा कि ये डॉट्स आपके फ्यूचर से किसी न किसी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। आपको किसी न किसी चीज पर विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर या फिर अपने कर्मों पर। चाहे जो भी हो, इस पे विश्वास करना कि आगे चलकर सभी डॉट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ये आपको अपने दिल की आवाज सुनने का आत्मविश्वास देगा, और उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, और यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी की सीख यही है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और अभी आप जो भी कर रहे हो वो आगे चलकर आपके किसी न किसी काम जरूर आएगा। सिर्फ अपने आप पर विश्वास करिए। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के विषय में है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे जीवन में जल्दी ही वही काम मिल गया जिसे मैं करना चाहता था। जब मैं 20 साल का था तब बोझ और मैंने मेरे अपने पिता के गैराज से एप्पल की शुरुआत की थी। हमने कड़ी मेहनत की और 10 सालों में एप्पल हम 2 लोगों से बढ़कर 4000 से अधिक लोगों की $2 बिलियन की कंपनी बन गई। 1 साल पहले ही हमने अपने बेहतरीन मैकिंटोश को बाजार में उतारा था, और उस टाइम मेरी उम्र 30 साल हुई थी, और फिर कंपनी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि जिस कंपनी को आपने शुरू किया था उसे आपको कैसे निकाला जा सकता है। खैर, जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी, हमने एक बुद्धिमान आदमी को एप्पल में हायर किया, जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर के बारे में लेकर हम दोनों में विवाद होने लगे, और बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई, और कंपनी के सभी लोगों ने उनका साथ दिया। इसलिए 30 की एज में मैं कंपनी से बाहर था। जो मेरी पूरी अडल्ट लाइफ का फोकस था वो अब खत्म हो चुका था, और ये पूरी तरह से मुझे बर्बाद करने वाला था। और कुछ महीनों तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये एहसास होने लगा कि मैं अभी जो भी काम करता हूँ मैं उसके लिए अभी भी पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी भी कमी नहीं आई। मुझे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन मैं अभी भी अपने काम से प्यार करता हूँ, और इसलिए मैंने फिर से एक नई शुरुआत करने की सोची। मैंने तब ये नहीं देखा था, लेकिन बाद में पता चला कि एप्पल से निकाल जाना मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी। सफल होने का भारीपन अब बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर से खुद को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था, और इसी आजादी की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड में चला गया। अगले 5 सालों के दौरान मैंने नेक्स्ट नाम की एक कंपनी शुरू की, फिर पिक्सर नाम से एक और कंपनी शुरू की, और इसी दौरान मुझे एक अद्भुत महिला से प्यार हो गया, जो बाद में मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई, और आज के समय यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। और एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया। मैं एप्पल में फिर से वापस आ गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है, और यहाँ पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। ये एक कड़वी दवा थी, लेकिन मुझे लगता है कि मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इस तरह की ठोकर मारती है, लेकिन आप विश्वास मत खोना। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। जितना अपने प्यार को जानना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपने काम को खोजना जिसे आप सच में एंजॉय करते हो, क्योंकि आपका काम आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का सिर्फ यही एक तरीका है। यही है कि आप वो काम करें जिसे आप एक बड़ा काम समझते हैं, और बड़ा काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जो करते हैं उससे प्रेम करें। यदि आपको अभी तक ये काम नहीं मिला है जो आप करना चाहते हैं तो उसे खोजते रहिए, रुकिए मत। जैसे कि दिल से जुड़ी हर एक चीज में होता है, वो जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा, और जैसा कि किसी अच्छी रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और भी अच्छी होती जाएगी। इसलिए इसे खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था, मैंने एक कोट पढ़ा था, यदि आप हर दिन ऐसे जिएंगे जैसे आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो किसी न किसी दिन आप सही साबित हो जाएंगे। और इसने मेरे दिमाग पर एक बहुत ही बड़ी छाप छोड़ दी थी, और तब से पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह उठकर शीशे में देखता हूँ और खुद से एक सवाल पूछता हूँ कि आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और इसका आंसर ना होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि मुझे कुछ न कुछ बदलने की जरूरत है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है। किसी भी चीज के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप पहले से ही नंगे हैं। ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने।
लगभग 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। और सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता था कि पैनक्रियाज क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ मुझे बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार करना असंभव है और मेरे पास केवल 3 से 6 महीने तक ही बचे हैं। मेरे डॉक्टर ने मुझे घर जाकर अपने कामकाज को व्यवस्थित करने की सलाह दी। यानी कि डॉक्टर की भाषा में इसका मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए, यानी कि वो सारी चीजें जो आप अगले 10 सालों में करने वाले थे वो बचे हुए दिनों में कर लीजिए, क्योंकि आपका अंतिम समय आ चुका है। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ में पूरा दिन बिता दिया, जहाँ पर मेरे गले के रास्ते से पेट से होते हुए एक एंडोस्कोप डाला गया, मुझे बेहोश कर दिया गया था और एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। उस वक्त मैं पूरी तरह से बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी और जो भी वहाँ मौजूद थे कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स को देखा तो वो भी रोने लगे, क्योंकि सेल्स को देखकर डॉक्टर समझ गए थे क्योंकि ये एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का कैंसर था जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो मेरी सर्जरी हो गई और शुक्र है कि अब मैं ठीक हूँ। मौत के इतने करीब तक मैं पहले कभी भी नहीं पहुँचा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ समय में पहुँचू भी ना। और ये सब देखने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ में ये कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते। मृत्यु ही वो स्थान है जहाँ पर हम सभी लोग जाते हैं। आज तक इससे कोई भी बचा नहीं है और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि इस जीवन का एकमात्र सबसे बड़ा आविष्कार है वो है मृत्यु। ये जिंदगी को बदलती है, ये पुराने को समाप्त करने का रास्ता खोलती है और इस समय पर आप सभी लोग नए हैं और कुछ ही दिनों में आप सभी लोग पुराने हो जाओगे। इतना ज्यादा नाटकीय होने के लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आपका समय बिल्कुल सीमित है, इसलिए इसे किसी और का जीवन जीने में बर्बाद मत करें। बेकार की सोच में मत फंसिए, अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए, औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि अपने दिल और दिमाग की बात सुनने का साहस रखें। वे किसी न किसी तरह पहले से ही जानते हैं कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। और अंत में आप सभी से यही कहना चाहूंगा, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। मैंने हमेशा अपने लिए यही मांगा है और अब जब आप सभी लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आप सभी के लिए यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, यानी कि भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। भूखे यानी कि कुछ करने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए और मूर्ख रहो, क्योंकि मूर्ख रहकर ही आप कुछ सीख पाओगे। अगर आपको लगता है कि सब कुछ आप पहले से ही जानते हैं तो आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।